वंदे मातरम साथियों। आईएमपी बैच बोर्ड 2026 में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ते कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का चैप्टर नंबर 18, जिसमें हमें पढ़ना है सांख्यिकी फर्स्ट, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ना है। सर ये सांख्यिकी क्या होता है? ठीक है, इस सांख्यिकी में यानी कि हम पूरी तरह से यानी कि क्या होता है कि अलग अलग तरह से गणना करना, वर्गीकरण करना, इस प्रकार का अध्ययन हम इसमें करते हैं। आंकड़ों का वर्णन करना, गणना करना, ठीक है, यानी कि हमारी आय व्यय का एक ग्राफ तैयार करना इस सांख्यिकी के अंदर पढ़ा जाता है। अब इस सांख्यिकी का जो चैप्टर है हमारा, या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा 1+1+2, समझ रहे हो ना? एक एक नंबर के दो ऑब्जेक्टिव और एक नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाला है, ठीक है। या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे क्या कर लिया जाएगा, इसमें पूछ लिया जाएगा। तो कई बार अभी तक अधिकतर 4 नंबर का, या पिछली बार 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमारे इससे बने हैं। अब इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सांख्यिकी क्या है, इसकी विधियों को लिखिए। सांख्यिकी की बात हम कर रहे थे, तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जो आंकड़े, जो भी आंकड़े यानी कि जो डाटा होते हैं के संग्रहण करने के लिए, संगठन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या और प्रस्तुतिकरण का अध्ययन करती हैं, उसे सांख्यिकी कहते हैं। तो जो भी आंकड़ा संग्रहण करने का देखा होगा आप लोगों ने भैया, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए आते हैं घर घर पर, है ना, तो ये आंकड़े संग्रहण करने का काम होता है। जो जनसंख्याएं हमारी होती हैं, है ना, बार बार बदलती हैं, भी बढ़ती हैं, घटती हैं, है ना, उसके बारे में जो जानकारी होती है, तो आंकड़ों संग्रहण करने का काम होता है। ऐसा भाई हमारी, भाई इस बार कितने बीघों में गेहूं की फसल लगाई गई, कितने बीघों में नरमा की फसल लगाई गई, कितने बीघों में धान, या कितने लाख हेक्टेयर में धान लगाया गया, या पूरे इंडिया में कितने लाख हेक्टेयर में जो है बुआई की गई। तो इन सारे आंकड़ों को संग्रहण करना और प्रदर्शित करना ही सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। इसलिए हमें ये एग्रीकल्चर में पढ़ना पड़ता है भाई। इसकी निम्न विधियां हैं, छोटी छोटी विधियां हैं, आपको याद रखना है। आंकड़ों का नंबर 1 विधि में क्या करना है, आंकड़ों का संग्रहण करना, क्योंकि जब तक हमें आंकड़े नहीं होंगे उनका वर्गीकरण नहीं होगा। तो पहले सबसे पहली और मुख्य विधि क्या है, आंकड़ों को कलेक्ट करना। तो प्रत्येक शोधकर्ता के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आंकड़ों को एकत्रित करना। इसके लिए उन्हें अत्यंत सतर्कता के साथ अपने उद्देश्य से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाना, यानी कि गणना, ठीक है। ये गणना होती है, जैसे आपको बोल दिया किसी टीचर ने कि भाई जाओ बच्चों को गिन कर आओ, क्लास में कितने हैं, तो आप जाएंगे गिनती करेंगे, तो ये क्या हो गया, आंकड़े का पता करना, ठीक है। दूसरा हो गया वर्गीकरण की हम बात करें, तो शोधकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को सरलतापूर्वक समझाने के क्रम में उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनको ठीक प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। अब आप क्लास में गए थे, आपने बता दिया कि सर टोटल बच्चे बैठे हैं 40, तो अब ये बताओ टोटल बच्चे 40 तो बैठे हैं, अब इसका वर्गीकरण करो, कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी, ये बताओ, अलग अलग बताओ। तो इसे बोल दिया जाएगा बेटा वर्गीकरण, ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो दो, पहली विधि आंकड़ों का संग्रहण करना और दूसरा वर्गीकरण करना। तीसरा आएगा हमारा सारणीयन, यानी कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को वर्गीकृत करने के पश्चात उनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें भली प्रकार से सारणीबद्ध करें। अब सारणी तैयार करना, उनकी टेबल तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जो टोटल क्लास में 40 लड़के थे, कितने लड़के थे, 40 व्यक्ति थे टोटल क्लास में, मान लिया जाता है कि 25 लड़के थे, 15 लड़कियां थी, ठीक है। अब इसमें 18 वर्ष की आयु के कितने लड़के लड़की थे, 20 वर्ष से, यानी कि 16 से 18 वर्ष, और 18 से 20 वर्ष के कितने थे, और 20 से 21 वर्ष के लड़के लड़की कितने थे। ऐसी टेबल तैयार करना क्या कहलाएगा, सारणियन कहलाएगा। अगला होता प्रदर्शन करना, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को नाना प्रकार के, है ना, यानी कि अलग अलग प्रकार से, है ना, अलग अलग प्रकार के आलेखों द्वारा चित्रों के माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि उनके निरीक्षण मात्र से ही उनका निहत्यार सरल हो जाए। तो आप बेटा सिर्फ लिखना सारणियन तैयार करना, आप इतना लिख सकते हो, प्रदर्शन, है ना, प्रदर्शन करना, ठीक है, इतना लिख सकते हो, आपके लिए काफी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आएगा, इसी में बचा है सहसंबंध करना, यानी कि अगला पॉइंट, 4 पॉइंट भी 2 नंबर में आए तो 4 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है, आप लिख सकते हो, ठीक है। इस विधि द्वारा दो समूह के सहसंबंध को सरलता से क्या करना, स्थापित करना, बताना। निर्वाचन करना, सांख्यिकी की इस विधि में आंकड़ों से प्राप्त परिणाम को निष्कर्ष के रूप में प्रदर्शित करना। निर्वाचन यानी कि जो वोटिंग वगैरह होती है हमारी, वो इसी सारणियन के माध्यम से होती है। आपने सुना होगा कि हमारे गांव में इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, वोटिंग में महिलाएं इतनी थी, पुरुष इतने थे, ठीक है, इस पार्टी के इतने थे, इस पार्टी के इतने थे, तो सब सारणियन के माध्यम से ज्ञात
होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीयक आंकड़े में अंतर लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है भैया, इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ये आंकड़े सॉरी अन्वेंशन द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। तो अन्वेंशन यानी कि जो ज्ञात करने वाला है, जो गिनने वाला वो स्वयं ज्ञात करता है, और ये आंकड़े अन्वेंशन द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते, अभी तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, एजेंसी द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जिसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। मान लो भैया मुझे किया, भाई मुझसे पूछा कि भाई क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैंने किसी और को भेज दिया कि भाई जाओ गिन कर आओ। तो भाई मैंने, अगर मैं खुद जाता तो कौन से आंकड़े कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि मैं स्वयं गिन कर आया था, और मैंने किसी बच्चे के माध्यम से उसे गिनवाया है, तो क्योंकि हो सकता है कि त्रुटि भी हो सकती है, तो उसे हम बोलेंगे द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय और प्रारंभिक होगा क्योंकि हम स्वयं करके आते हैं, इसलिए क्या होता है, विश्वसनीय होता है। इन्हें प्रयोग करने से अधिक सावधानी रखनी पड़ती, हो सकता है त्रुटि हो गई, एक दो कम हो गए हों। ठीक है, अगला, इनका प्रयोग सुविधाजनक व सरल सरल होता है, बराबर है ना। और इन आंकड़ों में कुछ के आवश्यक सूचनाएं छूट भी सकती हैं। अगर मान लो मुझे क्लास में कोई सूचना देती है या देना है या कुछ और थी, तो वो सब छूट सकती है। इन्हें एकत्रित करने में समय, धन व अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ती है, क्योंकि स्वयं को जाना पड़ेगा, इसलिए धन ऊर्जा तो होगी होगी। और मैं किसी से फोन लगा के पूछ लूंगा भाई कितने लोग थे, तो इनमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, तुरंत इनको हम पता कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को पढ़ लेना है। चलो अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। सांख्यिकी का महत्व लिखिए। आधुनिक समाज अनिवार्य रूप से, है ना, सूचन अभिमन्यु यानी कि इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड हो गया है, क्योंकि भाई ये किसी ना किसी रूप से जीवन के प्रत्येक कार्य कलाप में संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग होता रहता है। सांख्यिकी विज्ञान इन आंकड़ों से उपयोगी सूचना प्राप्त करने में सहायक होती है। सांख्यिकी का यानी कि क्या होता है भाई, आधुनिक समाज अनिवार्य रूप से सूचना का अभियंत्र हो गया है। भाई हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो ये आंकड़ों का ही खेल होता है। भाई हमारे घर शादी है, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भाई आप भोजन ऐसे थोड़ी कि कुछ तो भी दे, आटा दमा दमा के ने दे, गुलाब जामुन मसल मसल के ने, होता है क्या भाई? नहीं होगा ना। आपको तय करना पड़ेगा। तय करने का मतलब हम कितने लोगों को बुला रहे हैं? भाई हम 1000 लोगों को बुला रहे हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा हम 1000 से 1100 हो जाएंगे, 12, तो हम भोजन कितने लोगों का तैयार करेंगे? 1200 लोगों का तैयार करेंगे। तो इस सारी चीजों को हम किसके माध्यम से? सांख्यिकी माध्यम से ही महत्व हम तैयार करते हैं। सारा देखते हैं कि गाँव में से कितने लोगों को बुलाएंगे, साकटमा बुलाना है कि पागड़ी बंद बुलाना है कि एक जने को बुलाना है, मेहमान में बुलाना है कि बुआ जी के ने, मासा जी के ने, के उनके भी मासा जी के ने, उनके भी बुआ जी को बुलाना है। तो ये सब तय करते हैं। तो बेटा ये सारणियन में हम जब ज्ञात करते हैं, रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, तो ये आजकल सांख्यिकी में आता है भैया, है ना। इसी के माध्यम एक डाटा, है ना, एकत्रित करते हैं इसके माध्यम से। इसका 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 सांख्यिकी का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में, इतना याद रखना है आपको, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में। दूसरा, गणित के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षा में तो कर ही रहे हैं, गणित में भी हम कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। नई नई औषधियों के प्रभाव का अध्ययन आंकड़े एकत्रित करके ही किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अनुसंधान के क्षेत्र में, यानी कि जो भी रिसर्च होते हैं वहां भी किया जाता है। अनुसंधान की विधियों में सांख्यिकी विधियों का उपयोग अपेक्षाकृत किया जाता है, नई नई। ठीक है, इनको हम उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं आपको ये याद रखना है। अगला है, सारणियन का महत्व लिखिए। क्या करना भैया? सारणियन का महत्व लिखिए। तो सारणियन से तथ्यों का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि इससे गणन क्रिया भी सरल हो जाती है। यानी किसी भी चीज को गिनने में हमको क्या होती है? आसानी होती है। सारणियन के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा सूचना कम से कम स्थान में प्रदर्शित किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो सूचना होती है कम स्थान में आप प्रदर्शित कर सकते हो भैया। तो ये वो हमारे महत्व भी बोल सकते हैं, इसे हम लाभ भी बोल सकते हैं। सारणियन के प्रविष्टि तथ्यों को बिंद रेखा एवं चित्रों के रूप में सरलता से प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इनको चित्रों के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सारणियन तथ्यों की तुलना में सहायक होती हैं। सारणियों में प्रविष्टि तथा आवश्यक पढ़ने पर संदर्भों में सहायक होते हैं। बेटा इनको और धीरे से और बहुत अच्छे से इसी चैप्टर को हम यानी कि 4 लेक्चर में खत्म करते हैं। और 4 लेक्चर होते हैं लगभग 35, एक लेक्चर होता है 35 या 40 मिनट का। तो यानी कि 40 मिनट का 4 चुक 16, 160 मिनट में हम इसे कवर करते हैं, लगभग 2.5 घंटे में। ठीक है ना। तो भाई हम इसे अभी यहाँ सिर्फ बोर्ड के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से कवर करवा रहा हूँ, है ना। ऐसा ना सोचे कि यार सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे भैया, क्योंकि अभी ये समय कम है और मुझे सारी चीजें पढ़ाना है, सारे सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। सांख्यिकी की सीमाएं लिखी है। तो सांख्यिक विधियों से केवल उन्हीं तथ्यों को अध्ययन किया जा सकता है जो संख्याओं में व्यक्त किए जा सकते हैं। भाई जिनका ये अध्ययन किया जा सकता है, जिनको किस में व्यक्त किया जाता है? संख्याओं में। सांख्यिकी के द्वारा तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी के द्वारा
व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, यानी कि व्यक्तिगत का नहीं करेंगे, किसका करेंगे बेटा, समूहों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत में क्या भाई, मैं एक हूं तो एक ही हूं, सीधी सी बात है। तो हमें समूहों का अध्ययन करना है, क्या करना है, समूहों में अध्ययन किया जाता है। अगला, सांख्यिकी के नियम गणित तथा विज्ञान के नियमों की भांति पूर्ण रूप से क्या होते हैं, सत्य होते हैं, अपितु वह केवल प्रवृत्ति को बताते हैं। सांख्यिकी विधियों से तुलना करके अभिष्ट निष्कर्ष तभी निकाले जा सकते हैं जबकि आंकड़े क्या हो, सजातीय हो। समझ में आ गया ना, सजातीय होंगे आंकड़े तो अच्छे से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं। इसी में से ऑब्जेक्टिव अगर आपका बनेगा तो किस तरह से बनने वाले हैं वो देखिए। किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का माध्य कहलाता है वर्ग चिन्ह। डायरेक्ट ये आंसर याद करो, आप समय नहीं है। सांख्यिकी में संख्यात्मक आंकड़ों का निम्नलिखित कार्य किया जाता है, संकलन के द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा, विश्लेषण एवं व्याख्यान के द्वारा, तीनों के द्वारा किया जाता है। अगला, प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्गीकरण और सारणीयन। राइट आंसर याद करो। प्रत्येक वर्ग के आंकड़ों की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उसे कहते हैं आवृत्ति। प्रवृत्ति यानी कि आवृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब आवृत्ति, ऐसे याद रख लेना भैया इसको, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जब किसी एक प्रेक्षण की तुलना अन्य अथवा संपूर्ण घटकों से की जाती है तब आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है वृत्तीय चित्र, यानी कि वृत्तीय चित्र बनाकर। कौन सा चित्र बनाएंगे हम, वृत्तीय चित्र बनाकर, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान जैसे किसी वर्ग की उच्च सीमा या निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाता है। वह संख्यात्मक राशि जिसका मान विभिन्न प्रेक्षणों के अनुसार बदलता रहता है क्या कहलाता है, विचर राशि। कौन सी राशि, विचर, ठीक है, ये याद रखना भैया। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को परास कहते हैं, क्या कहते हैं, परास, या रेंज, क्या कहते हैं, रेंज। पाई आरेख में वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमाओं का मध्याह्न वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहलाता है। अगला प्रश्न, सत्य असत्य में अगर पूछा जाए तो प्रथम वर्ग की आवृत्ति ही उस वर्ग की संचयी आवृत्ति होती है या नहीं होती है, सत्य आंसर। अन्वेषण द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, बराबर अभी पढ़कर आए हम भाई। अन्वेषण द्वारा जो आंकड़े किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े और जो नहीं किए जाते वो द्वितीयक आंकड़े। किसी वर्ग के उच्च व निम्न मान को वर्ग की सीमाएं कहते हैं, सत्य बराबर। वर्ग के उच्च और निम्न मान को क्या कहा जाता है, वर्ग की सीमाएं, सबसे उच्च और सबसे निम्न। संकलित आंकड़ों के प्रत्येक मान को प्रेक्षण कहते हैं, बराबर। संकलित आंकड़ों के मान को क्या कहा था हमने, प्रेक्षण कहा था। प्रत्येक वर्ग के आंकड़ों की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उसे परास कहते हैं, असत्य नहीं भैया, ये आंसर नहीं आएगा। प्रत्येक वर्ग के आंकड़ों की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उसे परास कहते हैं, गलत, ठीक है। तो ये आपके हुए सत्य असत्य के द्वारा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी जो है प्रश्न उत्तर के साथ साथ में जैसे सही जोड़ी आपसे पूछ ली गई भैया, अन्वेषक द्वारा एकत्रित आंकड़े क्या कहलाएंगे, अभी पढ़कर आए हैं हम, प्राथमिक आंकड़े। क्या कहलाएंगे, प्राथमिक आंकड़े। अन्वेषक के पूर्व अन्य द्वारा एकत्रित आंकड़े क्या कहलाएंगे, द्वितीयक आंकड़े। पूर्व अन्य द्वारा हमने पढ़ा था कि स्वयं जो करेगा उसे प्राथमिक, जो नहीं स्वयं यानी दूसरों के द्वारा करवाएगा वो कौन से, द्वितीयक आंकड़े। उच्च वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर वर्ग अंतराल, अभी पढ़कर हम आए, क्या कहलाएगा, वर्ग अंतराल। वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अध्ययन किया जाता है, वर्ग चिन्ह, क्या कहलाएगा, वर्ग चिन्ह कहलाएगा। प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर क्या होगा, अभी पढ़ के आए हम, अंतर को रेंज कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सही जोड़ी और प्रश्न उत्तर आपको दोस्तों याद करना है, ठीक है, ताकि बोर्ड में आप अच्छा सा रिजल्ट बना पाओ, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बोर्ड में अच्छे रिजल्ट बनाने के लिए जो है कंटिन्यू आप क्या करते हैं, रिवीजन लगाते रहें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।